Hello students, welcome to our YouTube channel. So today I am going to discuss about chemical properties of bases, neutralization reaction, pH and universal indicators. So students, आज हम ये चारों टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे विद इन 15 to 20 मिनट्स. So let's start. So students, सबसे पहले हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. सो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको एक क्विक रिकवरी करा देती हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की. सो बेसिस क्या होते हैं? बेसिस जिनका टेस्ट बिटर होता है, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये OH आयन कंटेन करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन. सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस में सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स. तो हम बेसिस की रिएक्शंस कराते हैं मेटल के साथ, तो सेम वही रिएक्शन होगी जो एसिड में होती है. तो जब आप बेस की रिएक्शन कराते हो मेटल के साथ तो आपका बनता है सॉल्ट एंड वाटर. तो यहाँ पर कौन से मेटल्स यूज़ होते हैं? मेटल्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जिंक, एल्यूमिनियम, टिन एंड लेड. जैसे मैं मेटल ले लेती हूँ Zn यानी कि जिंक की रिएक्शन हम बेस के साथ, बेस कौन सा लेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, ठीक है ना. इसके साथ कराते तो कौन यहाँ पे क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. तो सबसे पहले हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना. तो हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या लग रहा है? 2. तो आप बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाए कि 2. अब देखिए आपका सॉल्ट क्या बनता है? सॉल्ट बनेगा हमारा सोडियम जिंकेट यानी कि Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट. तो हम स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ. आपका क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, और साथ में कौन सी गैस यहाँ पे रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है. मेटल कौन कौन से यूज़ करेंगे? मेटल यूज़ करेंगे Zn, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन एंड लेड, ठीक है. मैं इस बार तो मैं टिन के साथ कराती हूँ NaOH की रिएक्शन. तो वही सेम हमारा, आप H2 गैस निकालिए, यहाँ पे 2 लगाइए, क्या बच जाता है हमारा? Na2SnO2, राइट. तो जब आप क्या करा रहे हैं? बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज़ हम बेस की कराएंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ. तो जब आप बेस की रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है. चलिए देखते हैं कैसे. जैसे मैं बेस ले लेती हूँ यहाँ पर NaOH, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है. तो हमारा क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और वाटर यहाँ से निकलेगा, ठीक. तो पहले मैं वाटर बना देती हूँ H2O. अब ये इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाया क्योंकि एक H था. क्या बचता है साथ में बचता है Na2CO3. 2 Na है हमारे पास, CO2 है और एक को हमने यहाँ से लिया, तो ये हो गया Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, राइट, सोडियम कार्बोनेट. तो इस रिएक्शन में आप एक चीज़ नोट करेंगे, जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं इनका नेचर आपका होता है एसिडिक. कैसा नेचर होता है इनका? एसिडिक. तो ये बेस है, ठीक है. NaOH क्या है? बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है. तो जब आप एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन कराते हैं तो आपका बनता है सॉल्ट एंड वाटर. तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह भी काम करेगी. चलिए समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब आप एसिड की रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ, ठीक है, एसिड बेस के आप आपस में रिएक्शंस कराते हैं तो हमारा बनता है प्रोडक्ट सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है. तो अब आपको पता है एसिड आपके लिए डेंजरस है और जो स्ट्रॉन्ग बेस है यानी कि प्योर बेस है वो भी डेंजरस है. लेकिन अगर आप इन दोनों को आपस में सेम कंसनट्रेशन में मिक्सड कर देते हैं तो हमारे क्या बन जाता है? सॉल्ट एंड वाटर. यानी कि अब ये सब्सटेंस कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया. न्यूट्रल मीन्स ना अब ये एसिड रहा ना ही अभी बेस रहा, ठीक है. ये न्यूट्रल हो चुका है. न्यूट्रल का मतलब समझते हैं ना आप, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम. तो एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर. जैसे मैं यहाँ पर एसिड ले लेती हूँ HCl और बेस हम ले लेते हैं NaOH, ठीक है ना. तो हमारा क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर. अच्छा, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है. तो आपका सॉल्ट क्या हो जाएगा? NaCl और वाटर यानी H2O, ठीक है ना. प्लस माइनस. तो Na किसके साथ? Cl के साथ रिएक्शन कराएगा तो NaCl बनाएगा, साथ में वाटर बनाएगा, ठीक है. तो ये क्या है? ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ठीक. तो अब आप कोई सा भी एसिड यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी बेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना. जैसे एसिड ले लेती हूँ मैं यहाँ पर HNO3 और बेस हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? आप बताइए. KOH ले लूँ, ठीक. तो हमारा क्या बनेगा? KNO3 प्लस H2.
ठीक है ना। अब इस तरह से आप दो तीन अलग अलग एसिड अलग अलग बेस के आपस में खुद से रिएक्शन करा के देखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट और हमें यहाँ पे याद रखना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, MCQs वगैरह में आप इस चीज़ को याद रखेंगे। कैसी प्रोसेस होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है इन द पॉइंट ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अक्सर पूछी जाती है, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। ठीक। सो स्टूडेंट्स, हमारे 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में 3 अलग अलग डिफरेंट तरह के एसिड्स और बेस की रिएक्शन अब आप आपस में खुद से करा कर देखना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है pH। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग इज एन एसिड और अ बेस इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी आपका एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो किसी भी एसिड या फिर बेस की अगर हमें स्ट्रेंथ जाननी है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए हम देखते हैं वो उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। किस पे डिपेंड करती है? एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है आपकी नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन पर। ठीक है ना। और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है OH नेगेटिव आयन पर। ठीक है ना। तो कोई किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में कितने H पॉजिटिव आयन या फिर कितने OH नेगेटिव आयन रिलीज़ हो रहे हैं, इससे हमें पता चलता है उस एसिड की स्ट्रेंथ। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने आप क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक लिया, एक वन साइड HCl और दूसरी साइड मैंने लिया यहाँ पर एसिटिक एसिड यानी CH3COH, और दोनों की कंसंट्रेशन हम सेम ले लेते हैं। ठीक है। तो जब हम एक्वस सॉल्यूशन में देखते हैं तो HCl क्या करता है, HCl मोर H पॉजिटिव रिलीज़ करता है, मोर H पॉजिटिव रिलीज़ करता है, जबकि इसके कंपैरिजन में CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड लेस H पॉजिटिव रिलीज़ करता है। ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, ये मोर एसिडिक होता है, मोर H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा यानी ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। ठीक है ना। और ये लेस एसिडिक होगा, इसलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड और इनको क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। तो इसी को कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एसिड या बेस कितना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ है, कितनी उसकी H पॉजिटिव या फिर वो OH नेगेटिव आयन रिलीज़ कर रहा है, ये हम pH की हेल्प से भी इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर P स्टैंड करता है पोटेंस के लिए। ठीक है। P किसके लिए यूज़ करता है, पोटेंस। पोटेंस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। और H यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया है, हाइड्रोजन आयन। तो pH एक वे है जिसके थ्रू हम हाइड्रोजन आयन की पोटेंस यानी कि हाइड्रोजन आयन की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो pH इज़ अ वे ऑफ इंडिकेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो pH की हेल्प से हम इस चीज़ को इंडिकेट कर सकते हैं। तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूँ, pH इज़ अ वे of indicating the concentration of hydrogen ion in a solution। इन अ सॉल्यूशन, तो किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है। तो ये चीज़ हम pH की हेल्प से समझ सकते हैं, राइट। सो आप pH को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, pH इज़ अ वे ऑफ इंडिकेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। pH का एक फॉर्मूला होता है, pH इज इक्वल टू -log(1/H पॉजिटिव। ठीक है। इसी तरह से ये फॉर्मूला POH के लिए भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे pH जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, H पॉजिटिव आयन के। इट मीन्स अगर pH की वैल्यू बढ़ती है तो यानी कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज़। और यानी कि अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और ये वैल्यू हम एक स्केल की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, pH स्केल, pH स्केल। ठीक है। तो एक केमिस्ट है जिनका नाम है सोरेनसन, जिन्होंने pH स्केल को डेवलप किया था। ये स्केल क्या बताता है, ये स्केल हमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को बताएगा। सो इस स्केल में बीच में इस स्केल की जो वैल्यूज़ होती है वो 0 से लेकर 14 तक वेरी करती है। बीच में वैल्यू क्या कौन सी है, 7 वैल्यू इंडिकेट करती है न्यूट्रल सॉल्यूशन को। ठीक है। अगर वैल्यू आती है आपकी लेस देन 7 तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। और वैल्यू आती है आपकी मोर देन 7 तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, आपका बेसिक है। ठीक है। तो वैल्यू क्या आती है, लेस देन 7, लेस देन
7 किसको इंडिकेट करता है? एसिडिटी को। और मोर देन 7 इंडिकेट करता है बेसिसिटी या फिर एल्कलिटी को, ठीक है ना। और अगर वैल्यू आपकी क्या है? इक्वल टू 7 है, तो मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? वो सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल है, ठीक है। तो पीएच की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? एसिडिटी या एल्कलिटी को आप अपना इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा उतनी कम उसकी पीएच की वैल्यू होगी, जैसे कि आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको समझ सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, पीएच हमें क्या बता रहा था? पीएच हमें जैसे कि बता रहा था कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर वो बेसिक है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू से हम सिर्फ इतना वेरी कर पा रहे थे कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो है ये भी एक तरह का पीएच ही होता है। ये हमें बताता है कि सॉल्यूशन अगर आपका एसिडिक है तो वो कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन आपका बेसिक है तो कौन सा आपका बेसिक सॉल्यूशन वो है, ठीक है। तो आपका जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है ये लिक्विड सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है, पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी मिलता है, ये अलग अलग तरह से हमें मिल सकता है। जैसे मैं बात करती हूँ पेपर इंडिकेटर्स की, तो इसमें क्या होता है? एक पेपर की इस तरह से स्ट्रिप्स होगी, ठीक है। उसमें अलग अलग कलर्स क्या होते हैं? यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स इसमें वेरीज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? आपकी 7 वैल्यू है, न्यूट्रल वैल्यू क्या होती है? 7, ठीक है। तो 7 का कलर कैसा होगा? ग्रीन। 7 का कलर कैसा होगा? ग्रीन, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे कलर्स की अलग अलग रेंजेस होगी। अब अगर आप इस पेपर स्ट्रिप्स को डिप करते हो किसमें? न्यूट्रल सॉल्यूशन सच एज वाटर या सॉल्ट्स में आप डिप करते हो, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन था वो कैसा था? न्यूट्रल था, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आप उसको स्ट्रिप्स को डिप करते हो एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि मैं डिप कर रही हूँ उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक। तो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसकी जो पीएच की वैल्यू होती है वो 1 मोलर होती है। तो कलर इसका कैसा हो जाता है? डार्क रेड। कलर कैसा हो जाएगा? डार्क रेड। तो अलग अलग कलर्स वेरी करते हैं और कलर्स की हेल्प से हम इंडिकेट कर लेते हैं कि आपका सॉल्यूशन कौन सा है। तो इसके लिए हमें कुछ सब्सटेंस की पीएच वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 1 मोलर होती है, ठीक है। बात करते हैं लेमन जूस की। लेमन जूस की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? आपकी अप्रॉक्सीमेट 2.2 टू 2.4 मोलर होती है, ठीक है ना। मैं कुछ सब्सटेंस की लिख रही हूँ क्योंकि मैं सबकी यहाँ पर नहीं लिख सकती, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं एसिड रेन की, तो एसिड रेन की जो पीएच वैल्यू आपकी होती है वो कितनी होती है? आपकी बिलो 5.6 होती है, बिलो 5.6, ठीक है। ह्यूमन सलाइवा, अच्छा आप बताइए ह्यूमन सलाइवा का नेचर कैसा है? एसिडिक है या बेसिक है? ह्यूमन सलाइवा का नेचर होता है बेसिक, यानी कि उसकी पीएच वैल्यू होती है 6.5 टू 7.0, ठीक। इसी तरह से हम और चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसा ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू बता देती हूँ मैं आपको। ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.3 टू 7.4, ठीक। अगर बात करते हैं NaOH, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 14 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या है? ये स्केल है। अब ये इस स्केल में अलग अलग कलर्स आपके वेरीज कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं स्केल्स दिखाती हूँ। सो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि ये एक स्केल है, ठीक है। वैल्यू कैसे वेरी कर रही है? 0 टू 14 वेरी कर रही है। अब अगर आपका सॉल्यूशन कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो कलर कैसा हो जाएगा उसका? डार्क रेड। कलर कैसा हो जाएगा? डार्क रेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा उसमें लाइट रेड हो जाएगा, ठीक है। पीएच वैल्यू 3, अच्छा पीएच वैल्यू 3 किसकी होती है? 3 पीएच वैल्यू होती है विनेगर, ठीक है। एसिटिक एसिड लिख देती हूँ मैं, जो विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड उसकी पीएच वैल्यू क्या है? 3। तो अगर आप एसिटिक एसिड को के अंदर एसिटिक एसिड में डिप करते हो इस स्ट्रिप्स को, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? ऑरेंज। ऑरेंज। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन कौन सा है? एसिटिक एसिड, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हमने इस स्ट्रिप्स को डिप करा तो कलर डार्क रेड हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें पता था उसकी पीएच वैल्यू 1 है। अगर आप किस में डिप करते हो? विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड में, कलर कैसा हो जाता है उसका? ऑरेंज हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से 5 पर होता है आपका येलो कलर होता है, ठीक है। यहाँ पे लाइट ग्रीन होगा, ठीक है। 4 पर ब्राउन कलर होगा। तो इस तरह से अलग अलग कलर्स वेरी करते हैं। 14 पर कौन सा कलर्स होता है आपका? पर्पल यानी वॉयलेट कलर, ठीक। तो इस तरह से कलर्स की हेल्प से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि विद इन 15 मिनट्स
मैं ये आपके चारों टॉपिक्स कंप्लीट करा दूँगी। तो मैंने ये चारों टॉपिक्स आपके कंप्लीट्स करा दिए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट्स, ठीक है। सो अगर आप क्लास 9, 10th केमिस्ट्री बायो में किसी और चैप्टर्स किसी तरह की आप शॉर्ट सीरीज़ चाहते हो तो आप कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।